हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर स्टडी चैनल स्टडी विदाउट पेन, जिसमें आज हम लोग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, शिक्षा नीति, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और हमने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश की है। और जहाँ हिंदी का कोई वो नहीं तो मैंने हिंदी नहीं लिखा है, और जहाँ मुझे इंग्लिश की ज़रूरत है वहाँ इंग्लिश मैंने लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कुछ वर्ड्स हैं उसके फुल फॉर्म बता दें जो हमारे एग्ज़ाम के उससे बेस से देखा जाए तो 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट्स ये हैं जो आ सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी यानी कि स्कूली और उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में आमूलचूल सुधार का रास्ता साफ हो गया है, और जो हमारे चेंज आए हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा पहले हम लोग फुल फॉर्म पढ़ लें, उसके बाद हम लोग कुछ शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं NPE यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। NPE का फुल फॉर्म नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये सिर्फ फुल फॉर्म है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बताएंगे। ये हमारे सारे एजुकेशन के सिस्टम थे जो रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो उनके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं, इसलिए बताना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, MERU मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये हमारा हायर एजुकेशन का था, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि ये हमारे एवोल्यूशन हुए थे कभी, जो उनकी डेट ये लिखी है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का। तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो हुआ था UEC, वो 1948-49 में स्टार्ट हुआ था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन UEC। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 और 53। एजुकेशन कमीशन डॉक्टर DS कोठारी 1964 और 66। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है ये हमारा सेकंड था 1986, और जो फर्स्ट था वो 1968 में हुआ था, जो हमारे उस समय PM जो थी हमारी इंदिरा गांधी थी। और ये जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है 1986, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। और जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी जो चेंजमेंट हुआ है शिक्षा नीति, वो 2020 जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जो ये एजुकेशन पॉलिसी नीति शिक्षा नीति हुई है वो थर्ड है 2020। ठीक है, तो पहली हमारी थी इंदिरा गांधी की, दूसरी थी राजीव गांधी की, और जो तीसरी है वो मोदी जी की है। तो ये हमको समझना है कि फर्स्ट कौन से PM थे, सेकंड में PM कौन है, और थर्ड में PM कौन है, और डेट हमें थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 मॉडिफाइड इन 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो ये हमारा 1992। ठीक है, TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट, इसकी डेट थी 27 मई 2016। जो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो उसके जो वो हैं वो हमारे क्या है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट 31 मई 2019। ठीक है, ये 2019 में ही तैयार हो गया था, उसको थोड़ा सा सुधार किया जो 2020 में इन्होंने निकाला है। ठीक है, तो जो 2020 का जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, वो हमारे अध्यक्षता में जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे जो पॉलिसी में चेंजमेंट हुए हैं वो हम लोग समझेंगे। तो 1986 के बाद यानी कि 1986 में जो सेकेंड पॉलिसी हुई थी, जो हमारे PM थे राजीव गांधी, उसके 34 ईयर के बाद आज हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
जो लागू हुआ है थर्ड है, ठीक है। तो इसमें देखिए बताया गया है 1968 में फर्स्ट हुआ था, 1986 में सेकेंड, उसके बाद थर्ड हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हो रही है, चेंजमेंट हो रही है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें हमारे पीएम थे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और थर्ड जो है 2020 उसमें नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो हमने अभी बताया था कि किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में हुआ था। अब जो हमारा पहले ह्यूमन रिसोर्सेज था, मानव संसाधन, अब उसको चेंज कर दिया गया है पूरी तरीके से। अब उसको कर दिया गया शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी कर दिया गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन को, ह्यूमन रिसोर्सेज को चेंज करके अब शिक्षा नीति कर दी गई। अब जो हमारी 10+2 तक जो पढ़ाई होती थी, अब 1 से लेकर जो हमारी 10+2 तक सिलेबस था वो 10+2 के अकॉर्डिंग था। यानी कि अगर हम क्लास 1 से 10+2 तक पढ़ रहे हैं तो जो हमारा सिलेबस था, यानी कि पढ़ने का सिस्टम था, तो वो हमारे 10+2 के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो लेकिन अब उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया है, अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। और ये जो सिस्टम है वो हमारे बच्चे जो हैं 3 ईयर से 8 ईयर, 8 ईयर 11 ईयर, 11 ईयर से 14 ईयर, 14 ईयर से 18 ईयर के बच्चों तक ये जो सिस्टम है 5+3+3+4 लागू होगा। और क्लास 5 तक जो है वो हमारी रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग, ये हमारी लैंग्वेज में शिक्षा को ग्रहण करने या शिक्षा देने की योजना बनाई गई है, ठीक है। क्लास 6 से प्रोफेशनल कोर्स और स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। यानी क्लास 6 से प्रोफेशनल एजुकेशन देना चालू हो जाएगा और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के बारे में बताना चालू हो जाएगा क्लास 6 से, ठीक है। एंड 10+12 का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में साल में 2 बार होगा, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ईयर में जो होगा हमारा, जो फर्स्ट ईयर होगा वो हमारा होगा सब्जेक्टिव, एंड जो सेकेंड ईयर होगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव यानी कि रिटेन में होगा, और जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारा ऑप्शनल होगा, यानी कि ऑप्शन होंगे उसमें हमें सिर्फ टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्टिव होगा, सेकेंड ईयर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। त्रिभाषा फार्मूला में कम से कम 2 भाषा हमारी क्या हो, भारतीय हों। यानी कि इसमें समझना देखा जाए कि हमें, अगर हमने कहीं भी हैं, किसी भी राज्य में हैं, तो हमने अगर कोई एक लैंग्वेज कोई भी दूसरी हो, लेकिन हमारे पास 2 लैंग्वेज जो होंगी वो इंडियन होंगी, ठीक है। वो हमारी 2 भाषाएं भारतीय होंगी, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखें कि 2 भाषाएं हमारी भारतीय होंगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन में क्या क्या किया गया है बदलाव। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, इसमें क्या है, यानी कि इसमें ये है कि अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्स लिया है, मेरा उसमें अब मन नहीं है, हम उससे दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, तो हम उस कोर्स को छोड़ सकते हैं। लेकिन हम अगर उस कोर्स को छोड़ेंगे तो उसमें हमारा कोई लॉस नहीं होगा, जितना हम पढ़ेंगे उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हमारा कोई कोर्स है 4 ईयर का, 4 ईयर का हमारे पास कोई कोर्स है, यानी कि अगर हमने उसको 1 ईयर पढ़ा और मेरा मन नहीं हुआ, मैंने सोचा कि उसको छोड़ दूँ और मैं दूसरा पढ़ूँगा, तो अगर आपने 1 ईयर में छोड़ दिया तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट ईयर, अगर आपने 2 साल तक पढ़ाई कर ली, यानी कि 2 ईयर तक पढ़ाई कर ली, तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, तो आपको डिप्लोमा भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 3rd ईयर तक पढ़ी, आपने सोचा 3 ईयर तक पढ़ लिया, अब छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कोई एनी इंटरमीडिएट डिग्री मिलेगी, एनी इंटरमीडिएट डिग्री मिल जाएगी। और जब आप 4 ईयर पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। समझ गए आप। यानी कि कोई भी कोर्स 4 ईयर का है, अगर कोई भी कोर्स 3 ईयर का होता है, मतलब 4 ईयर का मैंने आपको समझाया कि अगर फर्स्ट ईयर 1 ईयर का आपने पढ़ाई की है और आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल तक पढ़ाई की है तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 साल तक पढ़ी तो आपको कोई भी एक इंटरमीडिएट डिग्री मिल जाएगी। और आपने अगर पूरे साल पढ़ाई की तो आपको कंप्लीट डिग्री मिल जाएगी, ठीक है।
ये आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया गया। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है और आपको इसमें लॉस नहीं होगा, इसको आप में बेनिफिट ही मिलेगा। 4 ईयर की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 ईयर में एमए कर सीधे पीएचडी कर सकेंगे। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि अगर 4 ईयर की जो डिग्री करने वाले स्टूडेंट हैं वो 1 ईयर के बाद एमए कर रहे हैं तो उसके बाद पीएचडी में चले जाएंगे। पहले ये था कि एमफिल करना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने एमफिल को कैंसिल कर दिया। एमफिल को करने की अब ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही पीएचडी में जा सकेंगे। ठीक है, और आपको सब्जेक्ट को चुनने की, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ये नहीं कि आर्ट है तो आप मैथ नहीं ले सकते, सब कुछ ले सकते हैं। केवल मेडिकल और लॉ को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। पहले क्या था, यूजीसी, पहले क्या था, यूजीसी सिस्टम था। ठीक है, अब इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था, अब उसको हटा के क्या कर दिया गया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी सब्जेक्ट हमारे चूज़ करने के, चुनने के जो होंगे वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत होंगे। और ये जो पहले यूजीसी था उसकी जगह हायर एजुकेशन कमीशन हो गया। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूजीसी की जगह कौन सा कमीशन आ गया है, तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ थोड़ा सा जानेंगे कि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट के बारे में, कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या जीडीपी हुई है, उसको थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोगों को उतना ही बताया जितना आप लोगों को ज़रूरत है आप लोगों के लिए, कि पेपर के उससे, एग्ज़ाम के हिसाब से, कि आपको क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट सारे हम दे रहे हैं पॉइंट। और ठीक है, तो 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है। ठीक है, 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है। यानी कि 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रेडिट को डिजिटल रूप से में सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया। यानी कि मार्कशीट, क्रेडिट, ठीक है, कुछ भी होगा वो हमारे एकेडमिक बैंक में कलेक्ट करा जाएगा, जमा कर दिया जाएगा और आपके वहाँ पे सुरक्षित रहेगी। इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। तो ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए होगा कि कौन सा बैंक है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, 2030 तक या उसके बाद हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक, ठीक है, बहुविषयक और मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था को लागू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2030 तक। कब तक, 2030 तक या उसके थोड़ा बाद हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक, यानी कि एक बड़ी बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था को लागू करेंगे, यानी कि ओपन करेंगे। ठीक है, एक ये हमारे पास मेन वो है, उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह अब एक नियामक होगा। यानी कि एक यूजीसी सिस्टम था, एआईसीटीई सिस्टम था, एनसीटीई सिस्टम था, 3 सिस्टम थे। अब इसको हटाकर एक सिस्टम बना दिया जाएगा, केंद्रीकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एक केंद्रीकरण एक बना दिया जाएगा। ठीक है, इसके हमने फुल फॉर्म अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग पढ़े थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की योजना, यानी कि रिलीजियस लैंग्वेज जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस जो है वहाँ के जो क्षेत्रीय है उस भाषा में विकसित करने का योजना बनाएगी, कि उस भाषा में वो जो सिलेबस है वो बताया जाए। ठीक है, सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन, विकास, डेवलपमेंट और जीवंत लेवली बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृतिक भाषाओं के लिए अनुवाद ट्रांसलेट संस्थान की स्थापना की। ठीक है, कोई चीज़ है, सभी भारतीय भाषाएं जैसे कि पाली, फारसी और प्राकृतिक को प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और लेवली, जीवन के बारे में, संरक्षण के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में को पाली में भी, फारसी में और प्राकृतिक भाषाओं में के लिए ट्रांसलेट की संस्थान की स्थापना की। यहाँ जहाँ पाली, फारसी और प्राकृतिक भाषाओं की जो ट्रांसलेट होगा उस संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, पाली की ट्रांसलेट करने, जैसे पाली कोई जानता है तो उसको फारसी जानता है, प्राकृतिक जानता है ना, तो उसमें उनको बताने के लिए ट्रांसलेट किया जाएगा। अगर पाली में जानना है तो आप उस संस्थान में जाएंगे, फारसी जानना है फारसी संस्थान में, प्राकृतिक तो संस्थान में जाके आप उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये योजना भी बनाई गई है जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी इस चीज़ की।
जीडीपी का उन्होंने कहा है जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, यानी कि जो जीडीपी का जो तय होगा उसका 6% जो हमारे है एजुकेशन में स्पेंड किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा, हमने बताया है। अब जैसे जीडीपी का था, जीडीपी हमारा जो जैसे जीडीपी हमारा था 2017-18 में जीडीपी का महज 2.7% ही खर्च कर पाया था, इतना ही खर्च किया गया था। ठीक है, अब ये 6% तक खर्च कैसे होगा वो बात की बात है। और जैसे कि एक ये भी चिंता की बात है, चुनौतीपूर्ण रहेगा इन लोगों शिक्षा के लिए कि यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी को अब इन तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, जिससे केंद्रीकरण यानी कि एक हो गया, तो इन लोगों की अलग अलग वो विचार होंगे। अब एक केंद्रीकरण हो गया है, एक सोचेगा, तो इसमें भी दिक्कत आने की वो होगी। और जैसे कि ये 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुँचाने का लक्ष्य है, लेकिन ये अभी तय नहीं कर पाए हैं, अभी सरकार ने इस योजना को तय नहीं कर पाया है। तो ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा और बहुत सारी चीज़ें चुनौतीपूर्ण रहेंगी, लेकिन जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया है। ये जो आपको समझना है इम्पोर्टेंट है, आप इसको सही से समझें। और फुल फॉर्म और जो एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी था, जिसको कौन कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया है, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप ज़रूर से ज़रूर समझें। कि आई होप आपको नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो चेंजमेंट है, वो आपको समझ में आया होगा। और आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स पर। और आपको अगर इस वीडियो में ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।